हेलो हेलो। करण बेटा, हम पहुंचने वाले हैं। ट्रेन आउटर पर खड़ी है। अच्छा पापा, मैं भी निकलता हूँ। ऑफिस से बस 20 मिनट में स्टेशन पहुंच जाऊंगा। आप वेटिंग रूम में बैठ जाइएगा, कहकर करण ने फोन काट दिया। उधर ट्रेन में बैठे राजेश जी और उनकी पत्नी रेशमा जी ने बड़े उत्साह से अपना बैग अटैची संभाल ली, क्योंकि महानगरी मुंबई का स्टेशन आने वाला ही था। गाड़ी भी हॉर्न देने लगी थी। रश्मि जी ने गदगद होते हुए कहा, पता ही नहीं चला कि 8 साल कैसे बीत गए। बाबू भी तो अब बोलने लगा है। राजेश जी भी मुस्कुराकर बोले, हाँ, अगर उसने फोन पर नहीं कहा होता कि दादाजी दादी जी कब आओगे, तो मैं आता ही नहीं। 8 साल में एक बार भी नहीं बुलाया करण और शिल्पी ने। ओहो, आप तो झुलझुलाते ही रहते हैं। अब वो अपने काम में बिजी थे कि हमारी देख रेख करते या काम देखते। अब दोनों का ऑफिस जाना होता है, खाली घर में क्या करते हम। ठीक है, अब बुला लिया ना, रश्मि जी ने समझाते हुए कहा। अच्छा सुनिए, उनके फंक्शन में कुछ भी हो ज्यादा टेंशन मत करना। मुंबई का सिस्टम अलग है। हाँ हाँ जानता हूँ। चलो, प्लेटफॉर्म आ गया, राजेश जी ने कहा और अपनी अटैची ट्रेन के डिब्बे की गैलरी में घसीटते हुए गेट की ओर चल दिए। पीछे पीछे बैग और पानी की बोतल संभाले रश्मि जी भी आ गई। 8 साल पहले करण और शिल्पी ने मुंबई में गुपचुप शादी कर ली थी। राजेश जी और रश्मि जी को जब पता लगा तो वह बहुत नाराज हुए। ऐसा नहीं था, अगर बेटा अपनी पसंद बताता तो वह कोई ऐतराज करते, लेकिन करण को ही अपने माँ बाप पर विश्वास नहीं था। फिर 2 साल बाद करण के एक बेटा भी हुआ, तो भी उसने अपने माँ पापा को नहीं बुलाया। पर जब अब उनका पोता 3 साल का हो गया, तो उसके जन्मदिन पर एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन मुंबई के एक बहुत बड़े होटल में किया जा रहा है। बहुत बार करण ने कॉल किया, कई बार मनाया, कई बार दोनों ने सॉरी बोला। तब कहीं जाकर राजेश जी और रश्मि जी ने पार्टी में आने का समय निकाला। और जब 2 साल के नन्हे गोपाल ने अपनी तोतली जबान में दादा दादी को इनवाइट किया, तब दोनों ने सारे गिले शिकवे बुलाकर दोनों ने रिजर्वेशन करवा लिया। राजेश जी और रश्मि जी का हाथ पकड़कर ट्रेन से नीचे उतरे और फोन निकालकर अपने बेटे करण को फोन मिलाया। करण ने फोन उठाया तो बोला, हाँ पापा, कहाँ पहुँचे। राजेश जी ने कहा, बेटा गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, तुम कितनी देर में पहुँच रहे हो। पापा, बस आधा घंटा लगेगा, आप वेटिंग रूम में बैठिए, चाय पानी पीजिए, मैं ऑफिस से निकलता हूँ। करण ने उत्तर दिया, तुम अभी तक ऑफिस से निकले ही नहीं हो, तुम कह रहे थे कि 20 मिनट में आ जाएंगे। राजेश जी को झुंझुलाहट आ रही थी। अरे पापा, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, निकल ही रहा हूँ 20-25 मिनट में, कहकर करण ने फोन काट दिया। राजेश जी बड़बड़ाते हुए वेटिंग रूम की ओर बढ़ने लगे। अभी तक जनाब ऑफिस से निकले ही नहीं है, अभी आधा घंटा लगेगा निकलने में, पहुंचेंगे करीब 1-1.5 घंटे में। ऑफिस कहाँ है। हद है, ओहो, अब क्यों बड़बड़ा रहे हो, आ रहा है ना, रश्मि जी ने कहा। तुम्हारी इसी आदत से मुझे चिढ़ है, हमेशा करण का पक्ष लेती हो। अरे, जब उसे मालूम था कि आज हम आ रहे हैं, तो क्या गाड़ी नहीं भेज सकता था स्टेशन। और फिर जब पार्टी आज है, तो एक दिन की छुट्टी भी ली जा सकती थी। राजेश जी बोले, छुट्टी की क्या जरूरत है, पार्टी होटल में है, सब कुछ तैयार करना तो होटल का काम है, हमें क्या, हम तो पैसा लेकर पहुंच जाए बस। रश्मि जी ने शांति से पुल पर चढ़ते हुए कहा, माँ बाप रिश्तेदारों सब कुछ चूल्हे में झोंको। और राजेश जी झुलझुलाने लगे। अच्छा बस करो, किधर जाना है, रश्मि जी ने बात काटते हुए कहा। इधर चलो, प्लेटफॉर्म इधर है, वेटिंग रूम भी इधर ही होगा। राजेश जी ने सूटकेस घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे। हाथ मुंह धोकर दोनों ने एक एक कप चाय पी। लगभग आधा घंटा बीतने के बाद राजेश जी ने फिर करण को फोन किया। हेलो, कहाँ हो। पापा, अभी पहुंच रहा हूँ, ऑफिस से निकल चुका हूँ, जरा होटल में कुछ एडवांस देकर स्टेशन पहुंच रहा हूँ, करण का जवाब था। राजेश जी ने चुपचाप फोन अपनी जेब में रखते हुए कहा, ठीक है। राजेश जी को खामोश देखकर रश्मि जी ने कहा, क्या हुआ। अभी होटल जा रहा है एडवांस देने, उसके बाद यहाँ आएगा। राजेश जी ने बिस्किट मुंह में डालते हुए कहा।
चलो ठीक है, आ जाएगा। वैसे भी अभी 11:30 बजा है, पूरा दिन पड़ा है। पार्टी तो शाम 7 बजे से ही है। रश्मि जी ने कहा। बैठे बैठे दोनों उगने लगे कि राजेश ने फिर करण को फोन किया। बहुत देर तक घंटी बजती रही और कोई उत्तर ना मिला। 2-3 बार फोन करने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो राजेश जी चिढ़ते हुए बोले, अब फोन ही नहीं उठा रहा है। रश्मि जी ने राजेश जी को समझाया, क्यों गुस्सा कर रहे हो? ट्रैफिक में फंसा होगा, गाड़ी चलाए कि फोन उठाए। आधे घंटे में आ रहा हूँ बोला था, अब 1.5 घंटा हो चुका है। ये क्या तरीका है? राजेश जी के चेहरे पर अभी भी गुस्से के भाव थे। मुंबई का ट्रैफिक मालूम है, खामखा नाराज हो रहे हो। आ जाएगा, ऐसा कहा ही था कि फोन की घंटी बज उठी। राजेश जी ने झट से फोन उठाया। हेलो, हाँ कहाँ हो? सॉरी पापा, मैं जाम में फंसा हूँ, पता नहीं कितनी देर लगेगी। मैं शिल्पी को फोन करता हूँ, उसका ऑफिस स्टेशन के पास ही है, तो वही आपको ले लेगी। पास है तो पहले नहीं कर सकता था? ठीक है करो, हम भी बैठे बैठे थक गए हैं, राजेश ने कहा और फिर रश्मि जी के पास आकर बेंच पर बैठ गए। लगभग 2 बज चुके थे, भूख भी लगने लगी थी और धैर्य भी साथ छोड़ रहा था। झुलझुलाते हुए राजेश जी ने कहा, क्या तमाशा लगा रखा है, अभी तक नहीं आ पाई देवी जी? ये शहर वाले भी, अरे हमें पता भी नहीं बताया, वरना हम खुद नहीं पहुंच जाते। आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, अपना काम एकदम छोड़कर कोई कैसे आ सकता है? आ जाएगी, वैसे भी पहली बार उसे देखेंगे, अब तक तो केवल फोटो में ही तो देखा है। अच्छा, आप कुछ खा लीजिए, कहती हुई रश्मि जी ने पूरी, आलू और अचार डिस्पोजल प्लेट में लगाया और प्लेट राजेश जी के सामने बढ़ा दी। भूख जोरों की लग रही थी, अतः सब कुछ भूलकर राजेश जी ने पूरी, आलू खाए, पानी पिया और एक चाय का ऑर्डर देकर फिर इंतजार करने लगे। 3 बज चुके थे पर अभी तक कोई भी नहीं आया था। राजेश जी ने फिर फोन किया तो करण ने कहा, अरे पापा, मैं तो समझ रहा था कि शिल्पी आपको ले आई होगी। मैं तो बड़ी मुश्किल से जाम से निकलकर घर की तरफ जा रहा हूँ। मैं अभी शिल्पी से बात करता हूँ। फोन कट गया। राजेश जी एकदम शांत होकर बैठ गए। रेशमा जी वही बेंच पर पैर पसार चुकी थी। लगभग 20 मिनट बाद फोन आया। हेलो पापा जी, पहुंच रही है अभी, इंक्वायरी ऑफिस पर पहुंच जाइए। राजेश जी ने झटपट रेशमा को उठाया और अपनी अटैची, बैग आदि संभालते हुए इंक्वायरी ऑफिस पर पहुंच गए। लगभग आधा घंटा तक खड़े खड़े थकने के बाद पास ही पड़ी बेंच पर बैठ गए और बोले, लो 3:30 बज गया और अभी तक हमारी उन लोगों को कोई सुध नहीं है। तुम्हें क्या हुआ? आर यू ओके? रेशमा जी के चेहरे की ओर देखकर राजेश जी बोले, पता नहीं क्यों एकदम से पेट और सिर में दर्द होने लगा है। चलो वेटिंग रूम में चलो, वही लेट जाना। जब शिल्पी आएगी तो यही बुला लूंगा। अरे उसका नंबर तो पूछा ही नहीं करण से, राजेश जी ने कहा और दोनों वेटिंग रूम में लौट आए। रेशमा जी को राजेश जी ने बेंच पर लिटाना चाहा, लेकिन तब तक अन्य यात्री आकर बैठ चुके थे, अतः केवल बैठने का स्थान शेष था, जिस पर रेशमा को वही बैठाकर राजेश जी ने कई बार फोन नंबर पूछने के लिए करण को कई बार फोन लगाया, लेकिन फोन नॉट रीचेबल बता रहा था और फिर वहां भी एक कोने में बैठ गए। शाम के 4:30 बज चुके थे। रेशमा के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसकी तकलीफ बढ़ रही है। राजेश जी परेशान हो रहे थे। एक बार करण को फोन मिलाया। हेलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आओ। आप कौन बोल रहे हैं? फोन पर प्रश्न पूछा। आवाज किसी लड़की की थी। बेटा, मैं करण का पापा बोल रहा हूँ। तुम शिल्पी हो ना? मैं शिल्पी बोल रही हूँ, पर मैं आपको नहीं जानती। और यह करण कौन है? सॉरी, रॉन्ग नंबर, फोन कट गया। राजेश जी हैरान व परेशान थे। अभी थोड़ी देर पहले तक उनकी उसी नंबर पर करण से बात हो रही थी, पर अब ये रॉन्ग नंबर कैसे हो गया? उनके चेहरे पर उदासी और परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। रेशमा भी अब तक कराहने की स्थिति में आ चुकी थी। राजेश जी दवाइयां लेने स्टेशन से बाहर निकल यहाँ वहां देखा, कोई मेडिकल स्टोर नजर नहीं आया। आने जाने वालों से पूछते हुए थोड़ी दूर पर एक मेडिकल तक पहुंचे, लेकिन उसने ऐसी कोई भी दवाई देने से मना कर दिया।
और पहले डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। राजेश जी दुखी हो रहे थे। इधर उधर देखकर सड़क पार करके स्टेशन की ओर बढ़ गए और जेब से फोन निकालकर फिर से करण को फोन किया। हेलो लखन बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ रही है, तुम कहाँ हो? उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई, सॉरी रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट कर दिया गया। यह सुनकर वह चुप हो गए। उदास चेहरा लिए वह स्टेशन पर वेटिंग रूम में लौट आए, जहाँ रेशमा जी अभी तक करहा रही थी। राजेश जी को देखकर पूछने लगी, कितनी देर में आएगा? राजेश जी ने कुछ नहीं कहा, बस प्रश्न किया, बहुत दर्द है? हाँ में सिर हिलाते हुए फिर पूछा, कितनी देर? चलो कहीं दिखा दो, पता नहीं क्या हो गया अचानक। रेशमा की बात काटते हुए राजेश जी उन्हें उठाने लगे। कब आएगा करण? बेकार में परेशान हो रहे हो, करण आएगा तो दिखा देगा, रेशमा ने कहा। राजेश जी ने कहा रेशमा से बिना नजर मिलाए, पता नहीं कब आएगा और तुम कब तक करहाती रहोगी। चलो भाई चलो, कोई ना कोई डॉक्टर मिल ही जाएगा। रेशमा जी चलने को खड़ी हुई, पर लड़खड़ाकर फिर बैठ गई। नहीं चला जा रहा है, लगता है पैरों में जान ही नहीं रही। अरे हिम्मत तो करो और मैं पकड़ लेता हूँ, राजेश जी ने कहा। नहीं रहने दो, मुझे लिटा दो बस। और आंखें बंद कर ली और बेंच पर ही लुढ़कने लगी। राजेश जी बहुत विचलित हो गए। जैसे तैसे रेशमा को लिटाकर फिर फोन निकाला और ना चाहते हुए भी नंबर मिलाया, लेकिन नॉट रीचेबल ही सुनते रहे। लाचार मजबूर राजेश जी की आंखें रेशमा के दर्द को पढ़ते ही भर आई। वेटिंग रूम का एक सहायक बहुत देर से देख रहा था। वे रुमाल से अपनी आंखें पोंछ ही रहे थे कि वह उनके पास आकर बोला, क्या हुआ अंकल, कोई परेशानी? राजेश जी ने उससे फिर सारा हाल कह सुनाया। अंकल किस चक्कर में पड़े हैं? यहाँ मुंबई है, आपका बेटा और बहू, कोई आपको लेने आने वाला नहीं है। आप मेरी सलाह मानो, पहले आंटी को डॉक्टर को दिखाओ, फिर उसी गाड़ी में बैठकर वापस घर चले जाओ। यहाँ मुंबई जितनी बड़ी है, यहाँ के लोगों के दिल उतने ही छोटे हैं। रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। लगभग 10 मिनट बाद वह सहायक डॉक्टर को साथ लेकर लौटा। डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिखकर राजेश जी को पर्चा पकड़ा दिया। डॉक्टर ने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा मेडिकल स्टोर पास में ही है, मैं ले आता हूँ। राजेश जी डॉक्टर के पीछे पीछे जाने को उठे, तभी सहायक ने कहा, अंकल आप आंटी के पास बैठिए, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। डॉक्टर और सहायक को जाता हुआ देखकर राजेश जी को आश्चर्य हो रहा था कि इस शहर में जहाँ अपने भी बेगाने जैसे हो गए हैं, यहाँ बेगाने लोग मेरी मदद कर रहे हैं। राजेश जी रेशमा जी के पास बैठ गए। लगभग 15-20 मिनट के बाद सहायक लौटा और उसने दवाइयाँ राजेश जी को दे दी। रेशमा को उठाया और दवाइयाँ दी। सहायक अभी तक पास में ही खड़ा था। उसने राजेश जी से कहा, अंकल यदि आप मेरी सलाह मानो तो वापस चले जाइए, क्योंकि आपको यहाँ कोई लेने नहीं आएगा। अभी 4 दिन पहले आपकी ही तरह एक अंकल आंटी गोवा से आई थी। वेटिंग रूम में 2 दिन तक अपने बेटे का इंतजार करते रहे, पर वो नहीं आया और अंत में उन्हें भी वापस जाना पड़ा। आप जिस गाड़ी से सुबह आए थे, वही गाड़ी अभी 1 घंटे बाद इसी प्लेटफॉर्म से वापस जाएगी। आप कहें तो मैं टिकट ला दूं, और यदि आप चाहे तो मुझे अपने बेटे का पता बता दीजिए, मैं आपको आपके बेटे के पास पहुंचा दूंगा। राजेश जी ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी जेब से 1000 रुपए निकालकर उसकी ओर देते हुए कहा, बेटे दवाई के पैसे ले लेना और हम दोनों का वापसी का टिकट भी ले आना। पैसे लेकर सहायक चला गया। रेशमा को दवाई से आराम मिलने लगा था। देहरादून की ओर वापस जाने वाली ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर लग गई थी। टिकट लाकर और ट्रेन में आराम से बैठाकर सहायक ने कुछ बिस्किट, नमकीन, जूस के पैकेट और फल रेशमा जी को दे दिए और उनके पास बैठकर अपने परिवार की बातें करने लगा। गाड़ी का सिग्नल हो चुका था। सहायक ने दोनों को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और उनके पैर छूकर वहां से चला गया। गाड़ी भी प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी कि तभी फोन की घंटी सुनकर राजेश जी ने फोन उठाया।
हेलो पापा, कहाँ हैं आप? करण फोन पर पूछ रहा था। सॉरी, रॉन्ग नंबर कहकर राजेश जी ने फोन बंद कर दिया और खिड़की से बाहर तेजी से वापस होते हुए स्टेशन को देखने लगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, करण ने अपने माँ बाप के साथ सही किया या गलत? क्या माँ बाप के साथ ऐसा करना चाहिए? क्या बस माँ बाप की जिम्मेदारी होती है वह बच्चों की हर ख्वाहिश और जिम्मेदारी को पूरा करें? क्या बच्चों का कोई फर्ज नहीं? सोचिए, अपने माँ बाप के प्रति बेटे के ऐसे रवैये से माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।